यस, तो पिछले अभी कुछ हम एक थोड़े से रिवीजन करते हैं और हम फिर आज के नए टॉपिक्स पे चलेंगे। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन, under what specific condition is the conjunction that is P and Q considered to be true? कौन आंसर करेगा इसका? योगिता, समा? जितने बच्चे इससे पहले की क्लासेस अटेंड किए हैं, आपको एक जस्ट रिवीजन के तौर पे मैं ये अभी दो तीन चीजें पढ़ाऊंगा और हम फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें आपको याद होगी ना, तभी आप आगे ट्रूथ टेबल वगैरह बना पाओगे अच्छे से। सो अंडर व्हाट कंडीशन द P एंड Q इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू? तो मैंने आपको बताया था ना कि P और Q, P एंड Q कंसिडर ट्रू एक ही केस में हो सकता है, व्हेन बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, then only we will say P and Q is true. Okay. Next question. Under what condition the disjunction means P or Q is considered false? Anyone कोई आंसर करना चाहेगा इसका? जब P और Q दोनों फॉल्स होते हैं तब इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आती है। वेरी गुड। तो जब P and Q both the statement are false, then only P or Q is considered false. Now, the conditional statement if P then Q is false only if the truth value of P and Q are dash. If P then Q किस कंडीशंस में फॉल्स होते हैं, कि मतलब P की वैल्यू क्या होनी चाहिए और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली? हु विल आंसर दिस? P की वैल्यू P और Q की F। हाँ, P क्या होना चाहिए? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस, एंड Q? फॉल्स। Yes, very good. When P is true and Q is false, then only if P then Q will be considered false. That is, P should be true and Q should be false. Next, in the conditional statement, if P then Q, what is the specific term for the statement P? P को हम क्या कहते हैं? Anyone? The answer is hypothesis or antecedents. जब भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया जाए ना, if P then Q, then P is called the hypothesis or the antecedents. Now the next question, what is the called Q? Q को हम क्या कहते हैं? हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम Q को कहते हैं conclusion or the consequences. Next, what logical connectivity corresponds to the phrase if and only if? If and only if इसके लिए लॉजिकल कनेक्टिविटी को क्या कहते हैं? जैसे if conditional. Yes, very good. Good, Rutika. If and only if is called as biconditional or double implication. Next, what does this symbol represent? Anyone? Biconditional. Yes, this is biconditional. Means P if and only if Q. A biconditional statement is true if and only if P and Q have dash. मैंने आपको बताया था ना कि biconditional statement ट्रू कब होते हैं? यस, समा बताओ। यस, जब P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होनी चाहिए, either true or false. So when they have the same truth value. Yes. What is the definition of contingency? तो कंटिजेंसी हम उसको कहते हैं जब उसकी स्टेटमेंट पैटर्न है, इट इज नीदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी किसको कहते हैं? फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्रूथ वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू, देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। एंड व्हाट इज कंट्राडिक्शन? फॉर ऑल द पॉसिबल truth values, the final truth value is always false, then it is called contradiction.
सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन और मतलब अभी तक हम जितना पढ़े थे और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे. Okay, so now all of you can switch off your mic. Yes. So the topic which we will start today is quantifiers. तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक ये दिखाता हूं. चलो, अगर मैं आपको ये ऐसे दिखाऊं, एक साइन है और सपोज दिस इज अ क्लास. जितने बच्चे अभी क्लास में जुड़े हुए हैं ना, अगर ये एक क्लास है तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं. सपोज मैंने एक क्लास में एक टेस्ट लिया. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, डिड एवरीवन इन द क्लास स्कोर द फुल मार्क्स. अगर सभी के सभी बच्चे, सपोज अगर 100 मार्क्स का आपको एग्जाम हुआ और सपोज आप में से यहाँ पे टोटल 7 बच्चे हो, अगर सभी के सभी 7 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, तब तो इसका आंसर हो जाएगा यस. डिड एवरीवन इन द क्लास स्कोर द फुल मार्क्स. इफ ऑल ऑफ यू हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स, देन दिस आंसर विल बी यस. अगर आप में से सपोज अगर 7 बच्चों में से अगर मैं कहूं कि 6 बच्चे ने स्कोर किया 100 और एक बच्चा स्कोर किया 90, तो अब क्या है, अब मैं पूछता हूं अगर डिड एवरीवन इन द क्लास स्कोर द फुल मार्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा नो. क्यों? सभी बच्चे ने स्कोर नहीं किया, एक बच्चे ने स्कोर 90 किया. अगर एक भी बच्चा ऐसा है जो फुल मार्क्स लेकर नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डिड एवरीवन, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कहते हैं, इसी के लिए हम यूज करते हैं फॉर ऑल. चलो आगे मैं बताऊंगा फॉर ऑल का क्या मतलब है. पहले बस आप इतना समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर किस कंडीशन में यस होगा और किस कंडीशन में नो होगा. एक कंडीशन है कि अगर सभी 7 बच्चे 100 मार्क्स ले आएंगे तो आंसर यस हो जाएगा. अगर इसमें से एक भी बच्चा 100 से कम लेके आता है तो आंसर नो हो जाएगा. ना, अगर मैं सेम क्वेश्चन अब अलग दूसरे तरीके से पूछता हूं, डिड समवन इन द क्लास स्कोर फुल मार्क्स. मतलब कहने का मतलब है, क्या कोई भी बच्चा, कोई भी, एटलीस्ट एक हो, दो हो, तीन हो, कोई भी बच्चा फुल मार्क्स लेके आया है क्या. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर इस 7 में से एक बच्चे का भी अगर 100 आउट ऑफ 100 है और बाकी 6 बच्चों का कुछ भी मार्क्स हो, चाहे 50 हो, 60 हो, किसी का 100 हो, अगर एक भी बच्चा का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे ना यस. अगर एक भी बच्चा स्कोर किया है 100, देन वी विल आंसर दिस क्वेश्चन एज यस, वन कैंडिडेट हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स. हाँ, इसका आंसर नो कब होगा? इसका आंसर नो तभी होगा जब सभी के सभी 7 के 7 बच्चे 100 से कम मार्क्स लेके आए. एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 100 लेके आया है, उस केस में इसका आंसर नो हो जाएगा. तो ये दो केस अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो इस यही दो कंसेप्ट हम अभी जो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें यही चीजें यूज होगी. देखो वो कैसे. दिस वन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स. और क्वांटिफायर्स किसको कहते हैं और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे कहते हैं. तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था ना कि डिड समवन इन द क्लास, या फिर ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कोर्ड द फुल मार्क्स. तो ऑल के लिए हम इस प्रकार के जब भी एग्जांपल हो ना कि ऑल या फिर देयर एग्जिस्ट, अभी मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा कि ऑल का मतलब क्या होता है और देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है.
सो जिसमें भी कोई कंडीशन दिया गया हो, मान लो फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट यहां पर आपको दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द स्टेटमेंट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो यहां पर देखो दो चीजें दी गई है, जहां पे भी इस प्रकार से देयर एग्जिस्ट आपको वर्ड मिल जाना जिस सेंटेंस में, और ये ऑल, ये दोनों चीजें क्या है ना, एक कंडीशन बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सपोज नेचुरल नंबर के सेट क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर, मतलब इन सभी नेचुरल नंबर में एक इवन प्राइम नंबर भी है। वो कौन सा है, ये है। मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि किसी भी सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ये बोल रहा है। दूसरा है, इस प्रकार के स्टेटमेंट में आपको दिया जा सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब ये देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल आर पॉजिटिव। तो इस प्रकार के जो कंडीशंस बताने वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। और ये जो है देयर एग्जिस्ट एंड ऑल, इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। अब देखो देयर एग्जिस्ट और ऑल का क्या मतलब होता है, मतलब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गया ना। इस वर्ड को हम, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं, और ये जो कंडीशंस हमें बताते हैं दैट इज देयर एग्जिस्ट ऑल, दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटिफायर्स। और देखो इसमें भी ना दो प्रकार के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, दैट इज देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और इसके जो सिंबल होते हैं वो रिवर्स ई से डिनोट किए जाते हैं इस प्रकार से। चलो मैं आपको एक दूसरी स्लाइड से बताता हूं। हाँ, तो जो सबसे पहला क्वांटिफायर है हमारा देयर एग्जिस्ट, और वो इस प्रकार के सिंबल से लिखे जाते हैं। देखो ये जो उल्टा ई बना हुआ है ना इस प्रकार से, इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, we just need at least one example in the collection to satisfy the condition. Example, मान लो एक सेट आपको दिया गया है, this is a set, A is a set which contains 1 2 3 4 5 6 and 7, और मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं, this is a symbol, there exists x belongs to A, x belongs to A, इसको हम belongs to पढ़ते हैं। x belongs to A का मतलब क्या है कि x एक एलिमेंट है जो सेट A में बिलोंग करता है, such that x minus 4 equals to 3। अब हमें ये ढूंढना है, क्या अगर हम x की वैल्यू यहां से निकालें, जैसे A इज अ सेट जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, x बिलोंग्स टू A मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या x की कोई एक वैल्यू ऐसी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मींस x माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख दें तो 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3। सो मतलब x की एक वैल्यू 7 है जो इस सेट में बिलोंग करती है, x एक A से बिलोंग कर रही है ना। इस प्रकार से अगर हमें कोई भी एक वैल्यू मिल जाए तो इस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ट्रू। अगर इसमें एक भी वैल्यू नहीं होती तो ये इस स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होती। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी सेट से हमें जो कंडीशन दिया गया है कोई एक वैल्यू उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो मींस देयर एग्जिस्ट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, हमें कम से कम एक वैल्यू चाहिए, एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर मैं लिखूं, सपोज अगर A में यहां पर 8 भी होता, अगर सपोज A कंटेन्स 8 ऑल्सो, तो यहां पे x की दो वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती ना। अगर हम
सॉरी, दो वैल्यू के लिए मान लो 8 9 10 कुछ भी रख दे, तो फिर भी केवल एक और एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो अब मैं कंडीशन बदल देता हूं कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 4 इज लेस देन 3 और x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 3 कर सपोज मैं कर दूं x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 2। तो यहां पे देखो हमें मल्टीपल वैल्यूज मिल सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 7 लू, 7 माइनस 4 इज 3 विच इज ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू अगर 8 लू, 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 2। हमें x की दो वैल्यूज मिल गई ना, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, देयर एग्जिस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल गया, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हमें एक से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट एक होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, और हम इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। नाउ देयर इज अनदर क्वांटिफायर दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल। और इसके जो सिंबल्स हैं वो उल्टा ए, ये है, दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर ऑल, इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। अब देखो फॉर ऑल के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, अगेन ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया है फॉर ऑल एक्स। अगर इस प्रकार से मैं सिंबल लिखूं ना, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो एक्स की कोई भी वैल्यू जो ए के एलिमेंट हो, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। अब हमें यहां पर देखो ये चेक करना पड़ेगा कि एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फॉर ऑल के लिए जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी। जब सभी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उस केस में इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इसके सभी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज अगर हम x बिलोंग्स टू ए है ना, x की वैल्यू अगर 1 लें, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, so this is not satisfying the condition. अगर मैं 1 प्लस 1 लिखूं, दिस इज इक्वल टू 2, so this is not greater than 3, 2 is less than 3 ना, so this is not satisfying the condition. अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, then the truth value for all is false. So this truth value for this is false. So इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होने के लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट में सारे एलिमेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और यह है हमारा द यूनिवर्सल क्वांटिफायर दैट इज फॉर ऑल, और फॉर ऑल के सिंबल हम इस प्रकार बनाते हैं। तो ये था देखो, और इस प्रकार के स्टेटमेंट जहां पे ना देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो ये थे हमारे दो कंसेप्ट, दैट इज क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है और फॉर ऑल का क्या मतलब होता है। इसमें आपको किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलो हम अभी इसके और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया है ना, वो इस पैराग्राफ में अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ के और अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है। स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय द यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इज ट्रू इफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, यही मैंने बताया था आपको ना। और क्वांटिफाइड बाय द एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दैट इज देयर एग्जिस्ट is true if at least one object in the collection satisfies the given condition.
तो ये दो कंडीशंस है ट्रू और false, इसके ट्रूथ वैल्यू का ट्रू एंड फॉल्स होने के लिए। ना अब क्या होगा ना, आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो क्वांटिफाई, देखो ये जितने भी सभी स्टेटमेंट है ना, दीज ऑल स्टेटमेंट आर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्यों? इसमें क्वांटिफायर्स हैं, जैसे देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, ये सभी चीजें क्या है, ये सब क्वांटिफायर्स हैं। तो हम इसको कहते हैं क्वांटि, जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स होंगे हम उन सभी को कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो अब इस प्रकार से आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, जैसे हमें दिया गया है ए इज ए सेट which contains 1 2 3 4 5 6 and 7. Now the statement first is x belongs to set A such that x minus 4 is equals to 3. अब देखो जब भी देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ना, हमें क्या ढूंढना है कि क्या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है x में, हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ढूंढना है। तो हमें ढूंढना है कि x माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू 7 और 7 बिलोंग्स टू a। हमें एक एलिमेंट a में मिल गया ना, सो द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। So truth value for this quantified statement is true। क्यों? यहाँ पे x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7 and 7 belongs to a। और कोई भी एक एलिमेंट हमें मिल गया means this statement is truth value of this statement is true। Now next statement is for all x, इसको हम पढ़ते हैं for all x belongs to a x plus 1 is greater than or equals to 3। हमें ये मेक श्योर करना है यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यू है सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो सपोज हम पहला एलिमेंट के लिए चेक करें, सो 1 x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, सो इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन 1 plus 1 is equals to 2। Just wait for a minute। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि हमें सभी के लिए चेक करना है ना। इफ 1 plus 1 is equals to 2 but this is not greater than or equals to 3, 2 is less than 3, सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फॉर ऑल के लिए क्या है, सभी एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी दिस वैल्यू इज फॉल्स। बाकी के दो एग्जांपल्स आप लोग खुद चेक करेंगे, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। वैसे भी ये एक सॉल्व एग्जांपल्स आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बुक से देख सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कि किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को की ट्रूथ वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं कि देयर एग्जिस्ट के लिए हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ढूंढने हैं और फॉर ऑल के लिए हमें मेक श्योर करना है कि सभी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तभी उसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। देयर एग्जिस्ट के केस में क्या है, अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तब वो फॉल्स होगी, अदरवाइज अगर एक ही वैल्यू मिल जाती है तो वो ट्रू होगी। सो दिस वाज द ट्रूथ वैल्यू टू फॉर द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। नाउ अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। चलो, तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी को किसी बच्चे को अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, सो नाउ अब हम
अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में चलेंगे, दैट इज डुअल। तो डुअल हम किसी भी स्टेटमेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं। So if two statement contains a logical connectives, that is or and the tautology and contradiction, then say they are said to be duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging the and to or and tautology to contradiction। इसका क्या मतलब है, देखो यहां मैं आपको समझाता हूं कि डुअल्स हम किसको कहेंगे या फिर डुअल हम कब कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट, जो कोई भी दो स्टेटमेंट अगर लॉजिकल कनेक्टिविटी के द्वारा कनेक्ट किया गया है, लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे क्या क्या थे, और एंड, दिस इज द सिंबल ऑफ और एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एंड, सो दिस इज और एंड दिस इज एंड। तो अगर कोई दो स्टेटमेंट और के द्वारा कनेक्ट किया गया है तो उसके जो डुअल्स हो जाएंगे वो एंड में बदल जाएगा, और अगर उसको टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन से कनेक्ट किया गया है तो टोटोलॉजी टी को हम सी में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए स्टेटमेंट, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ मिरर इमेज। So if two statement contains the logical connectives, you can find the dual simply by interchanging them. Interchange किसको किससे करना है, और को एंड से करना है और एंड को और से करना है। अगर टी है मींस टोटोलॉजी, उसको कंट्राडिक्शन से करना है, अगर कंट्राडिक्शन दिया हुआ है उसको टोटोलॉजी में बदल देना है। तो देखो वो चीजें मैंने आपको यहाँ बताया कि और को इसमें एंड कर दो और एंड को और कर दो, तो टी को सी कर दो और सी को टी कर दो। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्टेटमेंट का डुअल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं फाइंड द डुअल्स ऑफ दिस, दैट इज पी और क्यू, इसका डुअल्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी, सिंपली आपको ये देखना है जहां भी और है उसको एंड कर दो, ये हो जाएगा पी एंड क्यू। इसी प्रकार से अगर किसी स्टेटमेंट में टी होता, जैसे P T Q, T इज टोटोलॉजी, तो इसका डुअल्स हो जाएगा P C Q, दिस इज कंट्राडिक्शन, तो T विल बी चेंज टू C। अगर C होता ये T में हो जाता। तो सिंपली है किसी भी स्टेटमेंट में हम एंड को और में बदल के या फिर और को एंड में बदल के इसको डुअल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर टोटोलॉजी को कंट्राडिक्शन में एंड कंट्राडिक्शन को टोटोलॉजी में कन्वर्ट करके उसके डुअल्स में हम बना सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे आपको दिया गया कि राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है कि ये स्टेटमेंट दिया गया आपको, तो आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या, कहां एंड है, कहां और है, या फिर कहां टोटोलॉजी है और कहां कंट्राडिक्शन है। सिंपली इन चीजों को आपस में एक्सचेंज कर दो। देखो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसके डुअल्स को, P यहाँ पे और का सिंबल है ना, तो ये हो जाएगा, ये एंड का सिंबल है, ये हो जाएगा और P और Q ब्रैकेट, ये और है, दिस विल बी एंड R। सिंपल ऐसे करना है, आपको एंड को और में कन्वर्ट कर देना है और को एंड में कन्वर्ट कर देना है। उसी प्रकार से अगर जहां भी ये T मिले ना, स्मॉल टी का मतलब होता है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और जहां भी आपको सी मिलेगा ना, स्मॉल सी, ये आपको समझना है दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। आप इसको स्टेटमेंट मत समझ लेना, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके मैं डुअल्स लिखूं, ये टी को मुझे सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी ये और है ना, इसको एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी एंड पी, ये और है, इसको एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड क्यू। तो हम ये है दिस इज द डुअल्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। हम इस प्रकार से किसी भी स्टेटमेंट का डुअल्स हम लिख सकते हैं। तो डुअल्स आपको समझ में आ गया किस प्रकार लिखते हैं? एनीवन, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, अब हम चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पर, दैट इज
नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो हम केवल और केवल नेगेशन ऑफ ए सिंपल स्टेटमेंट में मैंने बताया था आपको कि किसी भी स्टेटमेंट का अगर हमें नेगेशन लेना है सिंपली उसमें हम नोट लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें अब कंपाउंड स्टेटमेंट नेगेशन निकालना पड़े, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कि कोई भी दो स्टेटमेंट जो लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़े गए हो उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल जैसे मैं यहां आपको देता हूं कि सपोज P is one statement, that is 6 is an even number, or Q is another statement, 6 is perfect number. तो इस दोनों को मिला के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा क्या? 6 is even and परफेक्ट नंबर। ये जो एंड है ना दैट इज P एंड Q। तो जिस भी स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव्स लगे हों दैट इज एंड, P एंड, और या फिर इम्प्लीकेशंस या फिर बाय कंडीशनल्स, तो ये सभी चीजों को यूज करके जब स्टेटमेंट लिखा जाता है तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो अभी जो हमारा अगला कंसेप्ट है हम ये पढ़ेंगे किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि 6 इज इवन एंड परफेक्ट नंबर। सो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स, so it is so if 6 is not even or 6 is not perfect। तो कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा? जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है दिस इज सेइंग कि 6 एक इवन नंबर भी है और एक परफेक्ट नंबर भी है, तो ये तो अभी ट्रू है। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन हो गया कि 6 इज नॉट इवन, अगर मैं लिख दूं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, या फिर मैं लिखूं 6 इज नॉट परफेक्ट तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेगेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, मतलब इधर 6 इज नॉट इवन और 6 इज नॉट परफेक्ट, तब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया गया है P एंड Q, अब हमें फाइंड आउट करना है नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो मैंने आपको बताया ना कि या तो P फॉल्स होनी चाहिए या फिर Q फॉल्स होनी चाहिए, तभी जाके इसका नेगेशन ट्रू हो पाएगा। तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। सो ये है नेगेशन ऑफ ए जंक्शन। एंड को हम कहते हैं ना कंजंक्शन। ये जो एंड का जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है इसको हम कहते हैं ना कंजंक्शन। तो किसी भी कंजंक्शन या फिर एंड यूज करके जो सेंटेंस स्टेटमेंट बने हैं उसके नेगेशन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है कि वी हैव टू फाइंड द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो कहने का मतलब है कि नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा? 6 इज नॉट इवन, और नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा? 6 इज नॉट परफेक्ट नंबर। So therefore negation of P and Q is equivalent to negation of P or negation of Q। ये आप लोगों को समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? किन को ये बात समझ में आ गया? नेगेशन ऑफ ए कंजंक्शन हम किस प्रकार से निकालते हैं वो किन किन बच्चों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। यस ओम समझ में आ गया आपको। बाकी लोग? योगिता, योगिता आपको समझ आ गया। अमृता आपको समझ में आया? अमृता ये आपकी पहली क्लास है आई थिंक, इससे पहली क्लास में थे यार? ओके आपको समझ में आ गया ना? चल ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी
लॉजिकली कनेक्टिव जो कंजंक्शन यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं, हम उसके नेगेशन निकाल सकते हैं। नाउ द नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, हाँ एक और आप कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे ना, कोई भी दो स्टेटमेंट लीजिए P एंड Q, और P एंड Q के ट्रूथ वैल्यू निकालिए और उस ट्रूथ वैल्यू का नेगेशन लीजिए, एंड नेगेशन ऑफ P लीजिए एंड नेगेशन ऑफ Q लीजिए, उसके ट्रूथ वैल्यू निकालिए। अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चेक करके बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि P दैट इज 6 इज एन इवन नंबर, हमारा एक स्टेटमेंट है। Q एक दूसरा स्टेटमेंट है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। So the statement P is true and Q is also true. अब हमें निकालना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज परफेक्ट नंबर? एनीवन? आप में से मुझे कौन बताएगा किस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं? तो ऐसा नंबर, कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजर, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है ना जो अब उसके जितने भी डिवाइजर होंगे उसके सम के बराबर हो, उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये सभी देखो इसके डिवाइजर है, और इसका जब हम सम लेंगे ना तो ये 6 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं हम उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि स्टेटमेंट Q इज ऑल्सो ट्रू। नाउ इफ आई आस्क यू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, यहाँ पे P एंड Q, तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो P एंड Q का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू होगा। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें नेगेशन ऑफ P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q, इसको मैंने अलग से व्हाइट बोर्ड पर लिख के दिखाता हूं आपको। So we have got the truth value of P and Q is, truth value is true. So we have to find the negation, truth value of negation of P and Q. अगर किसी भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसका नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है। ट्रूथ वैल्यू विल बी F। हमें ये तो मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। अगर P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगी, negation of P will be false. Similarly, negation of Q will be also be false. So the negation of P और negation of Q, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था ना कि और के केस में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तभी उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है। तो नेगेशन ऑफ P भी फॉल्स है, नेगेशन ऑफ Q भी फॉल्स है। सो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q विल आल्सो बी फॉल्स। देखो अब ये भी फॉल्स आ गया और ये भी फॉल्स है, तो ये दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम है। हम कह सकते हैं ना कि बोथ दिस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, सो वी कैन से दैट नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। सो दिस इज द नेगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, दैट इज कंजंक्शन। चलो इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। मींस व्हेन टू स्टेटमेंट इज कनेक्टेड बाय और।
देखो कि जब दो स्टेटमेंट को हम और से कनेक्ट करते हैं, सपोज P इज ए स्टेटमेंट, P एक स्टेटमेंट है, X इज अ प्राइम, X इज प्राइम, और Q इज अनदर स्टेटमेंट, Y इज इवन। अगर हमें इस प्रकार से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देन P और Q, अब हमें P और Q का नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो P और Q फॉल्स कब होगा? इफ X इज नॉट प्राइम, सपोज X इज प्राइम की वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? X is not prime, so negation of P will be X is not prime. अगर Q Y is even number, अगर ये ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ Q क्या होगा? Y is not even. तो अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ये फॉल्स कब होगा? जब या तो X इज नॉट, जब दोनों कंडीशन ऑफ फॉल्स होनी चाहिए तभी ये फॉल्स होगा ना। कोई भी और का जो स्टेटमेंट होता है वो फॉल्स कब होगा? कि जब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली फॉल्स हो जाए। तो पहले तो हम ये देख लें कि P और Q का नेगेशन क्या है। P और Q की जो ट्रूथ वैल्यू है, P इज दिस स्टेटमेंट एंड Q इज दिस स्टेटमेंट, और P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होगी। अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो इसके नेगेशन का जो ट्रूथ वैल्यू है, दैट इज नेगेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अब हमें एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जिसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये दोनों फॉल्स होनी चाहिए। यहां पे देखो, नेगेशन ऑफ P इज फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ Q इज ऑल्सो फॉल्स। तो अब हमें क्या समझ में आया कि इफ वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, मींस नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P, ये और का सिंबल जो है वो एंड में बदल जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो हम इस प्रकार से किसी भी डिसजंक्शंस का नेगेशन इस प्रकार हम निकालते हैं, दैट इज P और Q, negation of P and Q is equivalent to negation of P and negation of Q। और हम इसी दोनों, अभी जो हम पढ़े हैं ना कंजंक्शन और डिसजंक्शन, इस दोनों को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। मींस डी मॉर्गन्स लॉ अगर मैं एक जगह इकट्ठा लिखूं तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा? सो फाइनली मैंने आपको अभी क्या क्या बताया। सो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि नेगेशन ऑफ P एंड Q is equivalent to negation of P और negation of Q। एक दूसरा स्टेटमेंट है, negation of P और Q will be equivalent to negation of P and negation of Q। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर एंड है तो ये यहाँ पे और में चेंज हो जाएगा और दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। अगर यहाँ पे और है तो ये यहाँ पर एंड में चेंज हो जाएगा और दोनों स्टेटमेंट के इंडिविजुअल नेगेशंस को हमें लिखने पड़ेंगे। सो दिस इज द फाइंडिंग द नेगेशन ऑफ अ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ अ डिसजंक्शन, और हम इस दोनों को कंबाइंडली कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। चलो अब हमें दो और चीजें पढ़नी है, दैट इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन ऑफ बाइकंडीशनल। हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है?
if P then Q, means if P is true statement then Q is true statement. So when an implication is true statement and when it is false, कोई भी implication true कब होता है और false कब होता है? कि ट्रू होने के लिए कंडीशन है, फॉल्स होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, इस केस में हम किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इंप्लीकेशन वाले को इसको हम फॉल्स कहते हैं। बाकी के सभी केस में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो ट्रू होते हैं। तो वही चीज आपको यहां पर लिख के बताई गई है। जैसे एक कंडीशन आपको दिया गया है, कंसीडर ए स्टेटमेंट इफ बेकरी इज ओपन देन आई विल बाय अ केक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाया गया है। So suppose we have one statement P. If bakery is open, तो स्टेटमेंट ये P है, bakery is open, and the statement Q is I will buy a cake for you. I will buy a cake for you. तो कहने का अब इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, इफ P then Q, मीन्स अगर बेकरी ओपन है तब मैं तुम्हारे लिए केक खरीदूंगा। सो दिस इज ट्रू इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। नाउ अब ये फॉल्स कब कब हो सकता है? देखो क्लियरली दिस स्टेटमेंट दैट इफ बेकरी इज ओपन, दैट इज इफ P then Q. So if bakery is open then I will buy a cake for you. अब इसके फॉल्स होने का क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? एक ही कंडीशन है ना, अगर बेकरी ओपन है और मैं तुम्हारे लिए केक नहीं खरीदू, then this statement will be false. Means if bakery is open, this is true, but I will not buy a cake for you. अगर ये false हो गया, I will buy a cake for is true, I will not buy a cake for you will be false. So if this statement is true and this statement is false, then only this will be considered false. यही एकमात्र कंडीशन है। बाकी किसी भी केस में if bakery is not open, I will buy a cake for you will be true, I will not buy a cake for you. So if when the bakery was open and I did not buy a cake for you, अगर ये कंडीशन हुआ तभी हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को फॉल्स मानेंगे। इन ऑल अदर केसेस दिस कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो इसका अगर हम नेगेशन लिखें तो क्या होगा? सो द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इज इफ P then Q का नेगेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्विवेलेंट टू P and negation of Q. क्यों? if P tends to Q is true, negation of P if P Q then Q will be false. और ये false कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि P ट्रू है और negation of Q is false. So how to find the negation of a implication? That simply what you have to do, P and negation of the second statement. So this will be the negation of a implication. ये चीज आप लोगों को समझ में आई? किन किन बच्चों को नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन समझ में आ गया? रेज योर हैंड। यस ओम, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बाकी बच्चे? ओके, अनुष्का को भी समझ में आ गया। नेक्स्ट योगिता, अमृता? नहीं, आप हैंड रेज तभी करेंगे जब आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। अमृता, आपको समझ में आया? तो इस प्रकार से देखो, अब मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ कुछ बोल रहे हैं कोई? एनीवन कुछ पूछना है? चलो अब हम चलते हैं .
So this is a summary for the De Morgan's law. The negation of P and Q will be equivalent to negation of P or negation of Q, and negation of P or Q is equal to negation of P and negation of Q. Now the last concept for today is negation of biconditional statement. अब देखो biconditional statements क्या क्या होते हैं. बाइकंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था ना, इफ एंड ओनली इफ. सो बाइकंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट. अगर हम इस दो स्टेटमेंट को निकालें, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, अगर इस दोनों को हम मिला देते हैं तो हमें जो मिलता है वो बाइकंडीशनल स्टेटमेंट मिलता है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ. तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P if and only if Q is equivalent to if P then Q and if Q then P. यहां पे यही है ना, if and only if का मतलब क्या है, if Q if P then Q, और एक दूसरा कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, if Q then P. So this is the equivalent statement. These two statements are the equivalent. अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, अब हम इससे पहले एंड और इम्प्लीकेशन इस दोनों के नेगेशन फाइंड आउट करना पड़ चुके हैं ना. तो अब अगर हम उसी रूल को यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लगाएंगे तो क्या होगा देखो. सो हाउ कैन यू फाइंड नेगेशन ऑफ इफ एंड P इफ एंड ओनली इफ Q. सिंपली हम इस स्टेटमेंट का नेगेशन ले लेंगे. देखो अब नेगेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि इफ P देन Q, अगर केवल इस स्टेटमेंट को मैं कंसीडर करूं, इसका नेगेशन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था दिस वन. इफ P देन Q, इसका नेगेशन क्या होगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q. हम इसके लिए यहां पर लिखेंगे P एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन ऑफ Q. और एक चीज और हम पढ़े हैं ना कि P एंड Q का नेगेशन कैसे निकालते हैं. दिस विल बी नेगेशन, और कोई मैं इसको ना आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूं. सो वी हैव टू फाइंड if and only if Q. This is equivalent to P if P then Q and if Q then P. अगर हमें इसके नेगेशन लिखने हैं, सो नेगेशन ऑफ P if and only if Q will be equals to negation of this, that is P if P then Q. और किसी भी एंड स्टेटमेंट में नेगेशन जब लेते हैं तो ये और हो जाता है ना, और नेगेशन ऑफ इफ Q देन P, ये हम पढ़े थे ना. कि अब हम आगे क्या करेंगे, इसके नेगेशन इफ P देन Q, इसका नेगेशन हम किस प्रकार निकालते हैं, ये फॉर्मूला है. तो हम ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ इफ Q देन P क्या हो जाएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ P. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, अभी जो हम पढ़े थे. सो दिस इज द नेगेशन ऑफ अ बाइकंडीशनल स्टेटमेंट. ये आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार से. दिस इज अ नेगेशन ऑफ बाइकंडीशनल स्टेटमेंट. ये चीज समझ में आ गई. देखो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q is equivalent to P and negation of Q or Q and negation of P. So this is a negation of biconditional statement. This is a negation of single conditional statement और implication statement. तो आज हम 4 प्रकार के जो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं उन सभी स्टेटमेंट का नेगेशन हम पढ़ लिए हैं. तो आप लोगों का काम है कि आपके बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, टू फाइंड द नेगेशन ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, वो सभी आप सॉल्व करेंगे और हम अगली क्लास में इसके आगे कंसेप्ट को पढ़ेंगे. ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? रेज योर हैंड. आज की क्लास में हम जितना भी पढ़े हैं सभी बच्चों को समझ में आई? जिनको समझ में आ गया वो हाथ खड़ा करें.
रेज योर हैंड। यस, योगिता को समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओके, नीरजल को भी समझ में आ गया। प्रद्युमन, आजकल आप क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, क्यों? प्रद्युमन, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।